in association with Kuku FM. नेता नगरी में अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। चुनावी दौरा तो हमारा चल ही रहा है, प्री चुनावी दौरा। वहाँ के हालात हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आप और दिलचस्पी रखते हैं तो लल्लन टॉप यूपी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अभी यूपी सुर्खियों में लौटा है गोरखपुर में पुलिस की ज्यादती के चलते, और जिस परिवार के ऊपर ये विभीषिका गुजरी, ये ज्यादती हुई, उस परिवार से मिलके आए हैं कानपुर का वो परिवार, हमारे बेस्ड यूपी के ब्यूरो चीफ सौरभ जी। सौरभ, बताइए परिवार ने क्या कहा, प्रथम दृष्टया किस तरह की सफाइयां दी गई? अखिलेश यादव पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या वहां पर नजर आया आपको? कानपुर की घटना जो है, जो गोरखपुर में व्यापारी जाते हैं, मनीष गुप्ता वहां रहते हैं, और रात में पुलिस पहुंचती है और जिस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, वो अपने आप में, अगर आप प्रशासनिक कार्रवाई का तरीका देखेंगे, सबसे पहले विवादों में आया कि पहुंचते हैं वहां पर पुलिस, और अगले दिन एसएसपी का वर्जन आता है कि पुलिस पहुंची और हड़बड़ाहट थी, मनीष गुप्ता गिर पड़े और वहां उनकी मौत हो गई। परिवार के पास फोन जाता है, परिवार पहुंचता है, और अगले दिन एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें डीएम और एसपी परिवार को ये समझाते दिख रहे हैं कि मुकदमा मत दर्ज करवाओ। तो परिवार सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई पर बहुत ज्यादा नाराज था, और पुलिस की कार्रवाई भी अभी भी संदेह में है। अगर आप देखा जाए तो जब विपक्ष पहुंचता है वहां पर, जब पुलिस और विपक्ष के साथ साथ मीडिया पहुंचता है बहुत जोर से, और मीडिया के सामने उनकी पत्नी मीनाक्षी का वर्जन लगातार आता है, जो कहती हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। पुलिस को उन्होंने 6 नामजद लोगों के 6 नाम लिख के दिए, मात्र 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो पहली डिमांड तो परिवार की यही थी कि मुकदमा कानपुर भेजा जाए, क्योंकि उनके लिए गोरखपुर प्रशासन पर, गोरखपुर पुलिस पर भरोसा करने का कोई भी वजह नहीं बची है। और दबाव कैसे बना कि भाई सीएम मौके पर नहीं पहुंचे। वो तो कहिए कि कार्यक्रम था 30 तारीख को, पहले से ही उसमें बुलाया गया, सीएम मिले, सीएम ने सारी उनकी बातें सुनी, तो परिवार जो उनकी मांगे थी उनकी सभी मांगे मान ली गई। तो परिवार संतुष्ट नजर आता है कहीं ना कहीं। चलिए, उनकी डिमांड थी नौकरी मिल जाए, पैसा जो 10 लाख रुपए है मुआवजा वो बढ़ जाए, वो सब डिमांडें मांगी गई। मगर उसके बावजूद जब कल मेरी मीनाक्षी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो भूल गई थी ये कहना कि जो 6 नाम दिए थे उसमें 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो उन्होंने हमारे सामने, हमारे कैमरे पे मांग भी की सीएम से कि 6 के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो एक विश्वास जो था वो परिवार में नहीं था। हालांकि उनका कहना है कि जब सीएम से मिले, बातचीत हुई, तो वो विश्वास जगा है। और कानपुर पुलिस पर भरोसा भी है, मगर गोरखपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष लगातार इस बात की आलोचना कर रहा है कि कैसे वो डीएम और एसपी लगातार बने हुए हैं। गोरखपुर में एक और घटना भी हुई है जिसमें एक शराब की दुकान पर जाकर एक वहां काम करने वाले लड़के को पीट कर मार दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो लगातार ये 2 घटनाक्रम गोरखपुर में घटे हैं, उसके बावजूद कैसे वहां पर अधिकारी टिके हुए हैं, एक बड़ा चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में है। सवाल ये भी है सौरभ कि जब सीएम सिटी गोरखपुर में ये हाल है, और ये तो, इसको कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो मामला बिगड़ गया, तो क्या पुलिस के कुछ अधिकारी इसी तरह से होटल में रेड के नाम पे, पहचान सत्यापित करने के नाम पे वसूली चला रहे हैं? क्योंकि जिस इंस्पेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगे, उनके तमाम दूसरे मामले भी सामने आए। अब एक नीजक रिएक्शन दी जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि जितने भी इस तरह के दागी पुलिस वाले हैं उनको फील्ड में पोस्टिंग ना मिले, इस तरह इस आशय की खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आ रहा है कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी से निकाला जाए। लेकिन जब वो ये बयान दे रहे हैं तभी नीचे से वो वीडियो भी आ रहे थे कि कप्तान बैठ के और डीएम बैठ के, जिसको सख्त कार्रवाई की है कि नजीर स्थापित हो पूरे प्रदेश में कि इस तरह की आपराधिक लापरवाही और रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिलाल पाटीदार आपके एसपी थे महोबा में, कत्ल का मुकदमा है, आज तक यूपी पुलिस खोज नहीं पाई है, एक आईपीएस फरार चल रहा है, क्या आगे की कार्रवाई हुई? सुबोध सिंह वाले प्रकरण में उनके परिवार ने आके बोला था सामने, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के मामले में, उसमें भी प्रथम दृष्टया पहले जिन पे चार्जेस लगे थे, कप्तान बदला गया, दोबारा से जांच हुई तो नए सिरे से लोगों के नाम सामने आए। लखनऊ से एक इस तरह का मामला आया था, 2 साल पहले झांसी से एक इस तरह का मामला आया था। विवेक तिवारी वो अक्विट हो गए हाईकोर्ट से। जी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के अगर आप दावे बर्खास्तगी का जो निर्णय लिया था सरकार ने, उसको हाईकोर्ट ने पलट दिया था अभी इसी साल के। सरकार का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला।
और लगातार जिस तरीके की घटनाएं विवेक तिवारी से आप उठा लीजिए और प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई से बचता दिखा। अब आप सोचिए कि अगर वो वीडियो वायरल ना होता जिसमें डीएम और एसपी ये कहते दिख रहे हैं कि मुकदमा मत दर्ज करवाओ, तो ये क्या बात खुल के सामने आती? परिवार ने तो साफ साफ, वो कल मीनाक्षी उनकी पत्नी मनीष की, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझ पर दबाव ज्यादा था क्योंकि मुझे वहां से डेड बॉडी लानी थी कानपुर, इसलिए डीएमएसपी ने जो 3 लोगों के नाम जो एफआईआर करवाई मुझे मजबूरन मानना पड़ा। और कल उन्होंने सीएम से बोली कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भूल गई, इसलिए मैंने सीएम से नहीं बोल पाई, और मेरी अब डिमांड है कि 6 नाम मैंने दिए थे तो 6 के 6 के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें एक पेज ये भी सामने आ रहा है कि भाई 3 लोगों के नामजद नाम आपने दर्ज किए, 3 अज्ञात पुलिस वाले के थे। तो तमाम जो जानकार हैं पुलिस प्रशासनिक रवैये के जो जानकार हैं लोग, वो उन्होंने मुझे बताया कि ये तरीका इसलिए अपनाया गया है कि 3 अज्ञात कर दिए, उनके खिलाफ कर देंगे 302 कि भाई उन्होंने हत्या की, ये लोग वहां मौजूद थे और इनको जमानत मिल जाएगी 3 नामजद को। 3 अज्ञात के खिलाफ पूरे चार्जेस फ्रेम करेंगे, इन्होंने हत्या की या ये लोग शामिल तो साजिश में, ये लोग खाली, बाकी जो 3 लोग नामजद अच्छा, हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो एक लूप होल छोड़ दिया गया है ताकि आगे गुंजाइश बनी रहे। बिल्कुल। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला जब आप सबसे ज्यादा दावा करते हैं और इस तरह के जब कार्रवाई करने का टाइम आता है तब क्यों लेट लतीफी दिखती है सरकार की तरफ से? क्यों नहीं अब तक डीएमएसपी हटा दी गई? ये एकदम जायज सवाल है। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होती नहीं नजर आई, और जब मीडिया का दबाव बना, विपक्ष वहां हर पार्टी के नेता पहुंचने लगे, तब जाके डिमांड सुनी गई, तब जाकर एफआईआर दर्ज, तब जाकर कानपुर मामला ट्रांसफर हुआ, तब जाके ये हुआ कि पोस्टमार्टम एक बाकायदा पैनल करेगा। उससे पहले कुछ नहीं था। तो मेन बात ये है कि जिस मसले पे आप सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं उसमें, वो भी चुनाव के 4 महीने पहले, इतनी देरी क्यों हो रही, इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक बड़ा सवाल। निखिल, आपने इस पे विस्तार से लल्लन टॉप शो किया है, आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करते हैं तो विपक्षी कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये आपको आंकड़े बढ़े हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अब चौकियों और थाने में मुकदमे दर्ज होते हैं। सब कप्तानों को साफ हिदायत दी गई है कि एफआईआर दर्ज करने में हीलावाली नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर में जो कुछ हो रहा है उसके उलट दिख रहा है। आपने शो में क्या चीजें खोजी, क्या बताई? पहले मैं ये सारी सरकारों में कहा जाता है कि जैसे क्राइम रेट बढ़ गया तो बस वो एकदम से मतलब ईमानदार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब तो हमारे यहाँ मतलब लड़का आकर के थाने खड़ा होता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत में आप केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक के किसी थाने में जाके देखिए, अगर आपका कोई जैक नहीं है और आप तहरीर का जो कागज लेके जाते हैं उसके एफआईआर बन जाए तो मेल कीजिएगा lallanTopmail@gmail.com पे। नहीं, तो क्या कह रहे हैं निखिल, क्या कह रहे हैं आप कह रहे थे कि एफआईआर जब दर्ज ज्यादा होने लग जाती है, पुलिस की मशीनरी वेल ऑयल तरीके से काम करने लगती है तो क्राइम रेट ऊपर दिखता है। तो मैं उस चीज पर टिप्पणी कर रहा था कि वो उस बात में तो कोई दम नहीं है। ये सारी सरकारें कहती हैं जब उनके यहाँ क्राइम रेट बढ़ता है। अब इसी मामले में नहीं करवा सकते आप। हाँ, जिस तरीके से एफआईआर को रोकने के लिए सीधे डीएम और एसपी इन्वॉल्व दिख रहे हैं कि एफआईआर ना दर्ज हो, किस तरीके से सीधे जब सबसे जो प्रशासनिक अमले में अगर आप देखें किसी जिले में जो सबसे ऊपर के टॉप पोस्ट है, उसके बाद कप्तान, अगर वही रोकना, शिकायत दी की जाती कि थाने जाते हैं तो थानेदार हमारी नहीं सुनता, एफआईआर दर्ज नहीं होता, पर इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है एसएसपी की, डीएम की, कि अगर नीचे तबके में सुनवाई नहीं हो रही तो वो लोग सुनिश्चित करवाएं। पर अगर वही लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि एफआईआर ना दर्ज हो पाए क्योंकि मामला गोरखपुर में घटा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासनिक रवैये। ठीक है, और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। दरअसल 2-3 लोग साथ में बोल रहे थे तो वो ठीक से सुनाई नहीं आया। विवेक तिवारी के जो लखनऊ में घटा था उसमें एक सिपाही की बर्खास्तगी हुई थी, उनकी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। तो ये उस केस की प्रोग्रेस का एक हिस्सा है, वो अलग छोड़ देते हैं। सौरभ, आपने पूछा आंकड़े क्या कहते हैं, तो हमने आंकड़े जो निकलवाए, तो जो मेरे सामने अभी खुला भी हुआ है, उसमें योगी सरकार बनने के बाद पिछले साल तक 6000 से ज्यादा पुलिस ऑपरेशंस और एनकाउंटर्स हुए हैं अलग अलग नेचर के। और उसमें मतलब उसमें वायलेंस की डिग्री फिर अलग अलग हो सकती है। एनकाउंटर से हम बिल्कुल गोलियां चलना ही समझते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री से पुलिस एंगेज करती है जब अपराधियों को उन्हें पकड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं सबको उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन 6000 से ज्यादा ऑपरेशन हैं और उसमें 119 लोगों की मौत हो गई है। अभी टेनर आपका 4 महीना बचा है और 2258 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें इंडिया टुडे के ही रिपोर्ट्स हैं, इंडिया टुडे के ही एक्सपोजे हैं। आप अगर पूरा पीछे जाकर के देख लें, 19 में आई थी वो, जो इंडिया टुडे ने एक लंबा यूपी में, क्योंकि वो ठोक दो वाले एनकाउंटर्स बहुत सारे हो रहे थे, तो उसमें एक पैटर्न सामने आ गया था कि इनको जेल से छोड़ो,
किसी प्रिटेक्स्ट पे या पैरोल पे या किसी और चीज पे, और फिर ठोक दो। और ये हो रहा था। ये अभी भी वो रिपोर्ट पब्लिश है, उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2019 में कहती है कि ये बहुत गंभीर मामला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी यूपी सरकार को नोटिस दे चुका है। अब यूपी सरकार का कहना है कि नहीं, हमारे कंडक्ट में कोई खराबी नहीं है। जब अपराधी हम पर फायर करते हैं या जब अपराधी से हमारी फोर्स को जान माल का नुकसान होने की संभावना होती है, तब फोर्स को गोली चलानी पड़ती है। और अब सामने वाला नहीं बच पाया उसमें, उसको ऐसी जगह गोली लग गई, हमने तो अस्पताल उसको ले भी गए थे। ये सरकार का उसमें रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप पूरे कंट्री के आंकड़ों पे जाएंगे तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मतलब कह चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर कि पिछले 3 सालों में 348 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। बनी जी तो पुलिस कस्टडी में भी नहीं गए थे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑन पेपर पुलिस की कस्टडी में हैं। उन्हीं लोगों को 348 लोगों की मौत हो गई है, अलग अलग वजहों से। किसी ने सेल में फांसी लगा ली, किसी को पीट पीट के मार दिया गया, किसी को हैरेस इतना किया गया। उसके न्यायिक हिरासत जो होती है, जिसमें कस्टडी एक्चुअली कोर्ट की होती है, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे 5221 लोगों की मौत हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा कंट्री का आपको फिगर दे रहा हूं, 348 लोग। तो बात इसकी नहीं है कि एक बहुत दुखद घटना हुई है जो गोरखपुर में हुई या उससे पहले कानपुर में हुई, या हमने अलग अलग, लेकिन हम इसको यूपी तक सीमित ना करें। हमने जिस तरह से पुलिस की वायलेंस को नॉर्मलाइज किया है ना सौरभ, हमें ना सिर्फ नॉर्मलाइज किया है बल्कि सेलिब्रेट किया है। आप पीछे सीए एनआरसी में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब उसमें इतनी पुलिस किलिंग्स हुई हैं, आप जाकर के केस बाय केस देखेंगे तो उसमें बहुत जगह आपको दिखेगा कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी। उसको बिल्कुल सेलिब्रेट किया गया कि नहीं, इनको यही इनका इलाज यही है। और उस आप और अभी असम के अंदर जब एनरोचमेंट ड्राइव हो रहा था, मैं उसके मेरिट में नहीं जाना चाहता कि वो जमीन कब्जाई कैसे गई और कब्जाने वालों की कितनी गलती थी या नहीं थी, लेकिन सामने से अगर कोई लाठी लेकर के दौड़ रहा है आपकी तरफ, तो आप क्या उसको ऑटोमेटिक राइफल से आप उसके सीने में गोली मारेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कूदेंगे? लेकिन क्या जिस तरह, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर के केस में जिस तरह हमारी चेतना जागी है, असम में जागी थी क्या? नहीं जागी थी, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, या मतलब वो क्योंकि सूट नहीं करता है, उसमें बहुत सारे उनकी पहचान अलग अलग है। जिस समाज से ये आते हैं और जिस समाज से वो आते हैं, उसमें खेमे बटे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे कि किसके ऊपर पुलिस वायलेंस जायज है और किसको पुलिस के इस ट्रीटमेंट की जरूरत है और किसे नहीं है, तब तक के ये आपके साथ में क्योंकि होगा क्या, जब तक कि आप उस बैच को लेके चल सकते हैं कि मैं इस पावरफुल क्लब का हिस्सा हूं, अगर उस बैच के बिना आप कभी पुलिस के पकड़ में आ जाइए तो आप देख लीजिए। हमारे साथ पत्रकारों के साथ होता है। अब कई लोगों की गाड़ी पे स्टिकर लगा है, कई लोग गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा हुआ है, वही व्यक्ति उसी गाड़ी में बैठा हुआ है, आप देख लीजिए पुलिस आपसे कैसे बात करती है, और जब स्टिकर लगा होता है तब आपसे पुलिस कैसे बात करती है, कैसे बिहेव करती है। तो पुलिस के उस बिहेवियर का, उसके उस वायलेंट नेचर का नॉर्मलाइजेशन है, उसकी हिंसा का सेलिब्रेशन है। और हमने ये चुन लिया है कि इस तरह जिस भी तरह की पुलिस हमने अपने लिए खड़ी कर ली है, जो हमें जरूरी लगती है, वो किसके इलाज के लिए जरूरी है। इसीलिए जो बहुत गोरखपुर में जो हुआ है वो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में हुआ है। मैं ये भी बताता हूं, अगर उस दिन ये घटना इतनी मतलब जिसको बहुत अनफॉर्चुनेट है उनकी जान चली गई, यदि उनकी जान न जाती, किसी को नहीं पता चलता, गोरखपुर के ही अखबारों में नहीं छपता कि आदमी को इस तरह से पीटा गया। वो तो जब अब क्योंकि लाश आप नहीं छुपा सकते किसी की, उसके घर वाले तो ढूंढने आएंगे ही, तब जाकर के ये चीज इतनी बाहर आई है, वरना और आप देखिए कार्रवाई और हल्ला भी कब तेज हुआ, जब वो डीएम और एसपी का वायरल हुआ वीडियो की मामला दबाया जा रहा है। उससे पहले उतना हल्ला नहीं था। नहीं, वही मामला है ना कि चुनाव का समय है, उन्होंने कहा कि हम शव का संस्कार नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन पहले अपने स्तर पर करता रहा, जब अड़ ही गया परिवार की नहीं मुख्यमंत्री से मिलेंगे ही, और ये सब चीजें हुई, और मुख्यमंत्री को भी लगा है ना कि ये मामला बड़ा हो रहा है। किसी का ट्वीट आया, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने फोन पे बात की, फिर अखिलेश यादव पहुंच भी गए। तो निखिल जो कह रहे हैं वो वाजिब सवाल है कि ये एक मामला हाईलाइट हो गया। देखिए होता क्या, हर बार ऐसी घटना होती है, हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत, कुछ वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आते हैं, बात करते हैं, पर कुलजमा खेल ये है ना कि सबको सूट करता है, ये स्टेटस को सूट करता है सबको, इसीलिए कोई बिग टिकट रिफॉर्म्स नहीं लाता है, कोई सेंसिटाइजेशन की बात नहीं करता है, या कोई पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ शिकायत करे तो उसको कितना प्रोटेक्शन मिलता है इसी सिस्टम से, दबा दिया जाता है, मैनेज कर दिया जाता है।
जी निखिल। आप पुलिस ब्रुटैलिटी की आप बात कर रहे हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिनका इस केस में कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने जाकर के जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किया था वो भी जायज ही माना गया था बाद में। ठीक है, उस आप गेट नंबर 8 की मस्जिद के अंदर जाकर के कांच भी टूटा देख सकते थे, खून भी पड़ा देख सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज को लेकर के एक एक्सेप्टेंस है, और ये एक्सेप्टेंस एक बार हम लोगों की चर्चा, हम लोग इसको डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट एड्रेस दिस। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास है उसको वो वायलेंस का एक वो है, आप ये कह लीजिए, वो डिसाइड करता है कि वायलेंस किसके खिलाफ होगी। क्योंकि और कितनी डिग्री तक पनिशेबल है। हालांकि मैं थोड़ा सा हाँ, निखिल आपसे डिसएग्री इसमें करता हूं कि हम डिस्कस कर सकते हैं, और हमारा डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंततः पॉलिटिकल क्लास भी मास की प्रकृति को देखती है। मैं उनको मास जब की प्रकृति से दुखी हूँ सौरभ। मतलब ज्यादा निराश मुझे पॉलिटिशियंस ने या वो डीएमएसपी ने नहीं किया। वो बहुत, मैं तो कह रहा हूँ, वो गोरखपुर में जो हुआ बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में हुआ। सीएम साहब का दौरा भी बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में हुआ, क्योंकि उन्हें इसको जल्दी एकदम बंद करना था जिनको बोतल के अंदर। वो सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। मैं जनरल जो पब्लिक, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हम शो करते हैं, उसके नीचे कमेंट आते हैं, हम लोग अलग अलग जो भी हमारा इंटरेक्शन है जनता के साथ में, मैं उस जनता के ही रिएक्शन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह की साइकी है। मैं सिस्टम को पहली फॉर अ चेंज, मैं सिस्टम को नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है। सिस्टम जो खड़ा है जिस जनता की सुरक्षा के लिए, क्या वो जनता अपने लिए ठीक बूझ पा रही है, मांग पा रही है? उसी के दिमाग में मतलब जहर पड़ा हुआ है, इसीलिए ये चल रहा है। इसीलिए मैं इतना निराश होकर कह रहा हूँ। सौरभ जी, आप अपने व्यस्त शेड्यूल से जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।